चलिए। अरे यार कैची पूछा, खड़ा होकर पूछो। मगध का पहला अस्थाई शासक। अजात शत्रु जो थे ना, वो पूरी तरह से किलाबंदी करके हर चीज को परमानेंट कर दिया, इवन जासूसी को भी। अजात शत्रु के समय, बिंबिसार के समय ये सब चीजें नहीं थी। ये सब तो हम उस वक्त बताए थे आप लोग को। चलो भैया यहाँ देखो, कुषाण के सामंत कौन थे? गुप्त। गुप्त में भी हमने आपको बता दिया था, श्री गुप्त संस्थापक थे, बट इन्होंने सामंत के रूप में शासन किया था। किसके रूप में? सामंत के रूप में शासन किया। चलिए, उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ये दो लोग तो कैसे शासन किए थे? सामंत के रूप में। इसने शादी कहाँ किया? कुमार देवी। कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवी। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। हाँ, समुद्रगुप्त। कविराज किसे कहते हैं? सैनिक वेशभूषा में कौन से शैली का सिक्का सबसे ज्यादा इसे कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद था? वीणा बजाना बहुत ज्यादा पसंद था। किसे? समुद्रगुप्त को। धरणी बंद किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त के जो हरिसेन थे वो किस पद पर थे? महासंधि विग्राहक। समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख मिला है? प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख। किसने लिखा इस अभिलेख को? हरिसेन ने लिखा था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कौन आया था? रामगुप्त। कौन आया? रामगुप्त। रामगुप्त का विवाह हुआ देवी से। ये किससे फंस गई? चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसकी जानकारी किस किताब में? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ तक बता दिए थे। इसने किस वंश का अंत कर दिया था? शकों का अंत। शक वंश का पूरी तरह से अंत कर दिया। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। कौन सा सिक्का? चांदी का। जबकि राजा रानी का सिक्का किसने चालू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए प्रसिद्ध था। न्याय का इसका सिंहासन पत्थर का था। इसके समय संस्कृत विज्ञान के भाषा के 9 विद्वान रहते थे, जिसमें नवरत्न कहा जाता था। भारत का शेक्सपियर, कालिदास इन्हीं के दरबार में थे। इनके दरबार में एक विदेशी यात्री फाहयान आया, जिसे फो क्यू की कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं था। चंद्रगुप्त। इसके बाद कौन आया था? कुमारगुप्त। इसके बाद आया कुमारगुप्त। किसी को इधर लिख देता है, तो जगह नहीं। अगला शासक आया कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय बनाया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने। बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। सीधी बात भैया, इसको ध्वस्त करने की और कोई खास कारण नहीं था भाई। ये देखा कि भाई ये शिक्षा में बहुत आगे जा रहा है और यहीं से बौद्ध धर्म बहुत आगे बढ़ रहा है। एक काम करना है, इसको जला देना ही सही है। कहा जाता है कि कई महीनों तक वहां की किताबें जलाई गई थी। यहाँ पर देखिए, साहित्य एक ऐसा चीज है जिसे आप मिटा नहीं सकते। कितना भी जला दीजिए, कुछ भी कीजिए, मिटा नहीं सकते हैं। अभी तो बख्तियार खिलजी तो चल गया। अभी तो नियम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में घुस गया कुरान को लेके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसको उसमें देख कुछ उसमें सुधार करने के लिए आज कौन रिजवी करके है, तो वसीम रिजवी करके, वो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा वो अलग मैटर हो गया। तो ये कुमारगुप्त के समय कौन सा विद्यालय बना है? नालंदा। अगला शासक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है कि भैया ये अंतिम महान शासक था। अंतिम महान शासक। किसी कोई दिक्कत? कौन शासक? अंतिम। इसके बाद कोई महान शासक आया नहीं। इसने कौन सा झील बनवाया था? सुदर्शन झील बनवाया, पुनर्निर्माण। अब यहाँ आपको कंप्लीट पता चलेगा सुदर्शन झील के बारे में, जिसमें 4 राजाओं में चर्चा आएगा। पुष्यमित्र, वैश्य, दुशास्य, इस सारे लोगों के बारे में आपको पता चलेगा यहाँ पर। तो बताइए, स्कंदगुप्त ने कौन सा झील का पुनर्निर्माण करा? हाँ, सुदर्शन झील। इसका कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़। इसका है? ये नहीं है। रुद्रदामन का है जूनागढ़ में। इसका है नहीं, लेकिन इसका जूनागढ़ में भी एक अभिलेख है। इसका जूनागढ़ में भी एक अभिलेख, उस पर सुदर्शन झील की चर्चा नहीं। इसके एक अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश ने जिस तरह से बर्बाद किया था शक शासकों को, उसी तरह से मध्य एशिया में जो यूची कबीला वाले थे, सब यूची कबीले वाले सब इंडो ग्रीक वही के डर भागा, सब शकों को बार बार लतिया के वही भेजा, सब
पहलव भी उसी से डरा था सर। इवन यूची कबीला वाला क्या था सर, कुषाण था सर। और इसी का सामंत क्या था, गुप्त। उसी के पास मध्य एशिया में ही अफगानिस्तान के पास, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के पास एक कबीला था जिसका नाम था हुंड। क्या नाम था, हुंड, जिसे चंडाल कहा जाता, मलेच्छ कहा जाता था, मलेच्छ। चंडाल ने हुंड, हुंड को क्या कहा जाता था, मलेच्छ। ये ससुर जहां आते थे सब ना, पूरी तरह से उस जगह को साफ कर जाते थे सब। ऐसे हुंडों के आक्रमण का एक प्रतीक आप देख सकते हैं बाहुबली में, वो ऐसा ही आता था सब पूरा। उसको क्या कहा जाता था, मलेच्छ कहा जाता था। तो हुंडों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण से स्कंदगुप्त ने खुद को क्या कर लिया था, बचा लिया था। स्कंदगुप्त ने खुद को क्या कर लिया, बचा लिया। और यही कंप्लीट जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त से पहले भी पुनर्निर्माण अशोक ने अपने एक दूत तुषास को भेजकर करा दिया था। किसे भेजा था, तुषास। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा काम नहीं था। तो इस प्रकार आप अब देखेंगे कि सुदर्शन झील पर कितने नाम आ जाते हैं। सबसे पहले निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, पुनर्निर्माण अशोक ने तुषास को भेजा था, उसके बाद रुद्रदामन और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ओवरऑल में आपको लिस्ट दे दिए वहां पर। तुषास वाला याद रखिएगा, पूछता है कि अशोक ने किस दूत को, अपने किस अधिकारी को भेजा था, किसे किसे तुषास। किसने भेजा, तुषास ने। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तो ये हो गया आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था अंतिम महान शासक था। इसी वंश में एक और शासक था भानुगुप्त। कौन थे, भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक अभिलेख मिला है, एरण अभिलेख। भानुगुप्त का कौन अभिलेख मिला है, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख से कौन सी जानकारी मिलती है, सती प्रथा की। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक, अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त। अंतिम महान बोल रहे हैं लोल, अभी विष्णुगुप्त पढ़ाए हैं, वो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम शासक था, लेकिन अंतिम महान शासक स्कंद। एरण अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, कौन से पता की, सती प्रथा। सती प्रथा मतलब क्या था कि अगर कोई महिला है, उसका पति मर गया, तो उस महिला को भी उसके साथ बांध के जला दिया जाता था। इतना खराब प्रथा थी ये सती प्रथा, सोच सकते हैं भाई साहब, बवाल था यार। महिला सबका पति मरता था तो बहुत, मतलब बीमार पड़ता था तो बहुत टेंशन में आ जाती थी, इसे जुड़ा जाएगा फिर हमरो ले जाएगा। और भाई एक अलग मौत होती है, जला के मार देना है, समझिए तो मर्डर था। कुरीतियां थी कि नहीं थी। तो भारत के समाज की एक ही अच्छाई है, देखो इस भारतीय संस्कृति में जो चीजें गलत है ना, हम लोग उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे समाज में ये था और ये गलत था, हमने इसे सुधार कर लिया। उस गलत के लिए हम लोग मारधार करने नहीं जाते हैं, गलत था। और आज भी हम इस बात को सहज स्वीकार करते हैं कि हमारी समाज में ये कलंक की भांति था। किसी महिला को, भाई देखिए मौत तो फिक्स है, मौत फिक्स है। अगर सती प्रथा को अच्छा तब मानते ना कि जब पत्नी मर गई तो पति को भी साथ में भूज दो। तो वहां लॉजिक ये दिया जाता था कि पत्नी का जो काम है वो पति की सेवा करना है। अब पति मर गया तो यहाँ वो किसकी सेवा करेगी, इसको भी भेज दो। तो ये लॉजिक उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर पत्नी मर गई तो ऊपर चल गई, ऊपर वो किसकी सेवा करेगी, इसलिए पति को भी भेजिए। लेकिन महिला इतना लॉजिक लगेबे नहीं करती सर, तो सबको लॉजिक कुछ से मतलब नहीं रहता है। बात तो बराबर था, सेवा करना ही है, दोनों जगह सेवा करते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से, एरण अभिलेख। सही था या गलत था, गलत था। किसने खत्म कराया था सती प्रथा, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ा जंग छेड़ा था। और जब ये बंद हुआ था तो बहुत भारी इसका विरोध भी हुआ था। वो जब विलियम बेंटिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इस वंश का अंतिम शासक कौन है, इस वंश का अंत कर दिया हुंड शासकों ने। किसने, हुंड। बताइए गुप्त वंश ने किस वंश का विनाश किया था, शकों को इसने मारा था और गुप्त वंश को बर्बाद कर दिया। किसने, हुंड आक्रमण ने। हुंड कहां से आए थे सब, मध्य एशिया अफगानिस्तान के पास से आए थे सब। हुंड को क्या कहा जाता था, मलेच्छ कहा जाता था। ये बहुत ही खतरनाक थे। ये इधर उधर जहां जाते थे सब मंदिर, बौद्ध स्तूप, इस को क्या कर देते थे सब, तोड़ देते थे सब। तो हुंडों के आक्रमण के कारण कौन सा वंश समाप्त हो गया,
गुप्त वंश। तो थोड़ा गुप्त वंश के बारे में जानकारी अब देख लेते हैं। गुप्त वंश में क्या क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये सब को देख लेते हैं। अब स्थापत्य कला यानी वास्तुकला कैसा था। तो सामाजिक व्यवस्था में पहले हम समझते हैं गुप्त काल को। वर्तमान हिंदू धर्म किसका स्वरूप है? गुप्त काल में सर्वांगीण विकास हुआ। ऐसा नहीं कि केवल एक क्षेत्र में विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय, वास्तुकला के क्षेत्र में देखेंगे तो गुप्त काल में ही महाराष्ट्र में बहुत सारी गुफाओं का निर्माण किया गया। महाराष्ट्र में अजंता पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अजंता। इसे काट के कौन सी गुफाएं बनाई गई? अजंता की गुफाएं बनाई गई। कौन सी? अजंता। वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, उसमें सब चीज मिलते हैं लोग इस गुफाओं में। और गुफाओं को काट काट के खूब बेहतरीन होटल टाइप का बनाया गया अजंता की गुफाओं में। इसी में आपका मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई। कौन सी गुफाएं? बाघ की। और कौन गुफाएं? अजंता की गुफाओं को बनाया गया। साथ ही गुप्त काल में अफगानिस्तान में एक पहाड़ था, बड़ा सा पहाड़। उस पहाड़ को पहले काट के सपाट किया गया और उसमें महात्मा बुद्ध की क्या कर दी गई? प्रतिमा बना दी गई। महात्मा बुद्ध की नाम था बामियान। क्या नाम था? बामियान। तो ये तीन तीन बड़े बड़े स्थापत्य कला का विकास कब हुआ था? गुप्त काल में। तीन तीन स्थापत्य कला का विकास किस काल में हुआ? गुप्त। तो आप कह सकते हैं गुप्त काल का कला विस्तार अच्छा था कि नहीं? बामियान में दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति कहां थी? अफगानिस्तान में बामियान में था। उसको आतंकवादियों ने मार के तोड़ दिया। देखिए दिखा देते हैं आपको। अफगानिस्तान में था। यह है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। देखो भाई, इतना बम मारा कि छेद छेद हो गया। बामियान की ये मूर्ति अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में। अब इसका दोबारा रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये किस काल में बनी थी? गुप्त काल में। बामियान में दुनिया की सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में बनाई गई थी। देखिए ये इतनी बड़ी, पहले तो देखिए पत्थर को किस तरह से काटा गया होगा। पूरा पहाड़ काट के इसे बनाया गया और इसको मार के तालिबान के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। समझा गया? ये पूरा का पूरा ये देख रहे हैं पहाड़ है। इस पहाड़ को पहले काटने में कितना मुश्किल हुआ होगा बहुत। और सबसे बड़ा क्या है कि उल्टा सीधा काटना नहीं, उसमें पूरी तरह से मूर्ति बना के रखनी। तो महात्मा बुद्ध की बामियान की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध थी। उड़ा दिया किसने? आतंकवादियों ने। उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया। भाई साहब, अगर इस मूर्ति को अच्छा बना देता और 10 रुपया भी टिकट रखता ना, तो दुनिया में बहुत धर्म वाले इतने हैं कि घूमने जाते तो अफगानिस्तान की जीडीपी सुधर जाती। ये मूर्ति थी और यहां देखिए क्या कर दिया, मार दिया। सचरन सबको कुछ समझ में नहीं आता है। इसका नतीजा दिखाते हैं आपको क्या हुआ। मूर्ति तो तोड़ दिया, बहुत बड़ा अपने आप को होशियार बना। पूरी दुनिया में जितने बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके अंदर एक खिलाफत आ गई, एक मतलब भावना आ गई कि भैया ये मुस्लिम सब बड़ी उटपटांग होता है सब। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने किसी ने इसका विरोध नहीं किया। भाई तुमको बोले थे ना नक्शा साइन करने के लिए, हाँ? देखो भाई, अब मैं टॉपिक पे आते हैं। ये जो है आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बामियान में गुप्त काल में क्या बनाई गई थी? सब लोग ध्यान से समझो। बुद्ध मूर्ति। यहां जब तोड़ा गया तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इवन मुस्लिम जगत में कम से कम विरोध करना चाहिए। मुसलमानों में सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? हम बोलेंगे तो गुस्सा आ जाता है। ये लोग गलत को गलत नहीं कह सकते। मतलब अगर हमरे अगर कोई मौलाना साहब गलत बोल दिए ना, हम बोलिए नहीं सकते उनको गलत। ये एक टेंडेंसी है। तो हम तो बोल देते हैं, हम अपनी बात नहीं करते। हम वैसे तो हम घरे रहते हैं तो मौलाना लोग को बुलाया जाता, नहीं आते हैं। आदमी ठीक नहीं है। हम बोल देते हैं जब तक पढ़ा लिखा मुसलमान अनपढ़ों के खिलाफ बोलेगा नहीं ना, तब तक ये गाली सुनते रहेंगे। बताओ ये गलत था या नहीं था? आपको किसने अधिकार दिया? तुम बना नहीं सकते, तोड़ कैसे दिया? यहाँ पर तोड़ दिया, चलो भाई तुम्हारा दादागिरी ये चल गया, बौद्ध धर्म वालों ने बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद ये म्यांमार है। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम इस एरिया में रहते थे और बौद्ध धर्म में अहिंसा को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया। बौद्ध धर्म वाले कहते थे कि भैया बकरीद का त्योहार मत मनाओ। भाई मुसलमान कहते कि भैया मनाएंगे। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। जैसे हिंदू धर्म में भी विजयदशमी को बलि दी जाती,
सड़क पे थोड़े दिया जाता है, उसका बड़ी बढ़िया से ठोक के एगो व्यवस्था बनाया गया रहता है, एक जगह यहीं दीजिए, शांति से, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होता। इवन भारत में भी जो मुस्लिम बकरीद मनाते हैं, घर में बकरा उकरा काट उठ के मना लेते हैं। यहाँ कहा गया कि तू घरे में मनाओ, तो ना, हमारा अधिकार है। तो पुलिस आई, एक दूगो को मारी 2-3 लाख, यो मारा सब, पुलिस एक दूगो का इनकाउंटर कर दी, बस ये उठे सब मार दिया सब वहां पर। तो इन लोगों को तो एक तो बामियान का गुस्सा पहले से था, उसके बाद यहाँ बौद्ध धर्म की अधिकता है, दादे चढ़ रहे थे, कचर के थूरा सब म्यांमार में। पूरी दुनिया में सबसे, अभी इधर आप लोग के समय जो आप लोग देख रहे हैं, इस समय अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी ने सहा तो इन्हीं लोगों ने सहा। उसके बाद लगे लोग बोलने, कुछ बांग्लादेश में घुस गया सब, इवन भारत में घुस गया सब, कश्मीर तक चला गया सब, यहाँ से रोहिंग्या सब, यहाँ रोहिंग्या बहुत सारे भारत में सर, हजारों की संख्या में। अफगानिस्तान, इसमें समस्या ही बढ़ गई है। तो ये जो अफगानिस्तान का बामियान मंदिर बनाई गई थी, वो किस काल में बनी थी? गुप्त काल। यहाँ पर अजंता की गुफाएं गुप्त काल में, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं गुप्त काल में। तो ये सारी गुफाएं बनाई गई थी गुप्त काल में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल का, किसका, गुप्त काल पर स्थापत्य कला भी विकसित था। वहां पर ऐसा नहीं, सामाजिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी थी, महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी थी, लेकिन हाँ, ऊंच नीच और छुआछूत की भी व्यवस्था थी। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी तो मिल ही जाती है। इस समय ये वैश्यावृत्ति भी बहुत ज्यादा थी वहां पर। ये एक समाज का एक कलंक होता है यहाँ पे। तो वैश्यावृत्ति जो थी, ऐसे महिलाओं को कुटनी कहा जाता था उस समय में, तो वैश्यावृत्ति भी थी। इस समय समाज जो था, सबसे ऊपर जो पद था वो राजा का था। तो बताइए, गुप्त काल में सबसे बड़ा पद राजा का, किसका था? राजा। सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका ग्रामिक होता था। क्या होता था? ग्रामिक। टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर एक पद था जिसका नाम था कुमार आमात्य। कुमार आमात्य। तो बताइए तो भैया, सबसे ऊपर कौन था? सबसे ऊपर राजा, और नीचे में ग्रामीण, सबसे नीचे में ग्रामीण। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कौन था? कुमार आमात्य। क्या नाम था? कुमार आमात्य। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कुमार आमात्य था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या महिलाओं को बराबरी का दर्जा था? ठीक था, तब महिलाओं को शिक्षा में भी थी, लेकिन ऊंच नीच था या नहीं था? था। छुआछूत भी था। बोलिए। हाँ, बहुत ज्यादा इस काल में बढ़ गया था। छुआछूत की व्यवस्था इस काल में क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा बढ़ गई थी यहाँ पर। इसमें देखिए, एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा विकास हुआ और ब्राह्मणों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सातवाहन काल ने जो भूदान व्यवस्था चालू किया था, गुप्त काल ने सर्वाधिक दान किसे दिया? ब्राह्मणों को दिया। अब ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना, खुद को श्रेष्ठ बोलते हैं। इवन कहा जाता है कि ब्राह्मण से आप काम नहीं करा सकते, मतलब उसको भिक्षा नहीं, ऐसा माना जाता है कि नहीं? बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। आप देखिएगा, इवन कि अगर कोई गलती यादव जी कर दे और कोई गलती ब्राह्मण कर दे, तो थोड़ा आदमी दया का भाव रखता है, नहीं नीरू ब्राह्मण, ये सब में होता है। फादर भी होते हैं लोग ना, ईसाई धर्म के फादर भी कोई गलती कर देता है तो लोग उसको भी छोड़ देते हैं, मौलाना भी छोड़ देते हैं। तो एक्चुअली ब्राह्मण को ना वो एक धर्म गुरु की श्रेणी देने लगे, और इस काल में ना ऊंच नीच और छुआछूत की भावना बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जो इस काल की सबसे बड़ी खराबी थी। लेकिन ओवरऑल केवल आप छुआछूत और ऊंच नीच को छोड़ देंगे तो बाकी सब कुछ इस काल में सही था। इसलिए भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल। इस समय संस्कृत का विकास बहुत ज्यादा हुआ, साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बेहतरीन विकास हुआ, सेना के क्षेत्र में समुद्रगुप्त ने रौंद के रख दिया, न्याय के क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया, सिक्का के निर्माण में हर क्षेत्र में इन लोग का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? आगे बढ़े। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पे कौन था? कुमार आमात्य। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वास्तुकला के विकास में हुआ था। हर तरह के यहाँ पे भी क्या देखने के मिले थे? डेवलपमेंट देखने को मिला था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम महान शासक कौन था? स्कंद गुप्त। अंतिम महान शासक स्कंद गुप्त का नाम किस अभिलेख में मिला है? जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील से कितने राजा जुड़ गए? सबसे पहले निर्माण तुषास से किसका अधिकारी था? अशोक। उसने भी भेज के इसका पुनर्निर्माण करा। उसके बाद रुद्रदामन, फिर स्कंद, ये लोग का शासकों का नाम इस पर जुड़ा हुआ है। गुप्त वंश का अंत किसने कर दिया? गुप्त वंश का अंत का कारण हुंडों का आक्रमण। किसका आक्रमण? हुंड का आक्रमण। गुप्त वंश वाले किसके सामंत थे? बता सकते हैं गुप्त वंश की भाषा कौन थी? इस समय किस वंश का ज्यादा विकास हुआ? किस धर्म का ज्यादा विकास? हिंदू धर्म का विकास। वर्तमान हिंदू धर्म किसका रूप है? मतलब जो अभी का स्वरूप है, ऐसा नहीं कि हिंदू वहीं से चालू हुए थे भाई।
ध्यान से रखिए, उस समय से चालू नहीं थे। सिंधु सभ्यता में भी किसकी पूजा होती थी? शिव, पशुपति शिव के। राजधानी क्या थी गुप्त वंश की? इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत वही कृषि और भू राजस्व। भू राजस्व वसूलने की मुख्य जिम्मेदारी कुमार अमात्य, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर था। इस समय आप टैक्स के रूप में आप अनाज भी दे सकते थे और कैश पैसे भी दे सकते थे। आगे बताएंगे, शासन की सबसे बड़ी इकाई कौन थी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कौन था? छुआछूत की व्यवस्था थी या नहीं थी? ज्यादा हो गई थी या घट गई थी? हाँ, निम्न जाति के लोगों को चंडाल कहा जाता था। बताइए, तो गलत बात है। निम्न जाति के लोगों को क्या कहा जाता है? चंडाल। देखो भाई, हम हमेशा से एक बात कहते हैं, धर्म और जाति परवरिश का नाम होता है, परवरिश का नाम होता है। हॉस्पिटल में ना एक काम करने ना बदल दो। हॉस्पिटल में छोटे छोटे लड़का रहता है, बदल लो, पता ही नहीं चलता। छोटकल नहीं, कौन सब एक के क्या रहता है, समझे में नहीं आता है उसको, तो उसका जाति क्या हो जाएगा? बदल जाएगा यहाँ पर। तो इस समय जाति व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ थी। इस समय बाल विवाह भी था। सामाजिक स्थिति बताएं, बाल विवाह तो अभी भाई साहब 2 दिन पहले की बात बताते हैं। बिहार में एक घटना हुई थी। 7 साल की लड़की का शादी पैसा लेकर उसके बाप ने 45 साल के बुढ़ा से कर दिया। देखो भाई, हम बाप की बात अभी करेंगे, अब अलग में। उस हरामी बुढ़ा जो 45 साल का था, उसको समझ में नहीं आया 7 साल की लड़की से शादी किया। पहले तो उस हरामी को इतना मारना चाहिए साला। 45 साल का बुढ़ा पैसा दे, तू तो खरीद के ले जा रहा है साले। और जिस बाप माँ ने उसको जन्म दिया, ऐसे माँ को गोली मार देना चाहिए घसीट के। पे अरे यार, 2, 4 साल, 5 साल अंतर चलता है। 25 साल की लड़की है, 30 साल का लड़का, चल जाता है इतना। भाई एक होता है कि भाई 45 साल तुम, 7 साल की, और उसको पता ही नहीं है यार कि उसकी शादी क्या, रो रही है बेचारी, लग रहा है जैसे स्कूल ले जाया जा रहा है उसको। बाल विवाह उस समय बिहार में नहीं, सब कुछ उटपटांग हो जाता है। कौन जिला था ध्यान नहीं, कल न्यूज देखे थे। अरे बिहार में ही था, खगड़िया, और जो भी हो वहां पे अजीब पकड़ा हुआ बियाह हो जाता है बिहार में। कोनो लड़का का नौकरी उकरी हो गया ना, तो उठा के लेके चल जाते हैं ऐसा, और जबरदस्ती बियाह करा देता है ऐसा लड़की से। बिहार में हो जाता है पकड़ा हुआ बियाह। तो बियाह यो सोचो, ओके ले जाके छोड़ा है गुजरात उजरात कहीं, जो बिला गई लो कहीं। अजब हाल है, हमरा कोनो करे ना पकड़ा हुआ बियाह। भाई शादी बियाह जबरदस्ती का चीज थोड़ी, हमरा पकड़ा हुआ कर दिया स्टाफ बना कर। क्या दिक्कत है? ये गलत बात है ना। किसी की भी शादी बियाह, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इच्छा अनुसार होनी चाहिए और इंसानियत की भावना रहनी चाहिए। भाई माँ बाप पैसे के लिए लोग कितने गिर सकते हैं जिसका कोई हद नहीं। अरे भाई साहब मत पूछिए, यहाँ पे सोचा पैसा बड़ी खराब चीज। कलयुग सही आ गया है। कल की महाराज आप लेट हो रहे हैं, आ जाइए। बहुत लेट हो रहे हैं। बाल विवाह समझ में आ गया। सती प्रथा, पर्दा प्रथा तो अभी भी है। महिलाओं में देखिए ना, भसुर उसुर को देख के तो अभी भी है। आगे बढ़ जाते हैं। ज्योतिष गणित का विकास सर्वाधिक था। अजंता की गुफाएं हुई थी, 29 गुफाएं बता दिए थे। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, इन लोग के लिए क्या है प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं, अफगानिस्तान में बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति थी। तालिबान के आतंकवादियों ने क्या कर दिया? मार दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का। किसके द्वारा? पुष्यमित्र वैश्य, इसका वो क्या था? राज्यपाल था। तुषार किसका राज्यपाल था? अशोक का। सुविशाख रुद्रदामन का। पर्णदत्त ये स्कंदगुप्त का। इसको दो तो याद करेंगे, कल सुनेंगे, आप बता देंगे। जैसे मान के चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था उस समय? पुष्यमित्र वैश्य। और अशोक का क्या था? तुषार। आज 2 याद कर लेंगे, कल 2 याद कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। 1 के दिन में नहीं पढ़ना है आपको। अब हुंड देवदासी जो उससे बोलते हैं, जो तो भगवान में विलीन हो जाते हैं। मैं देखते हैं कुछ ऐसे साधु संत होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से, हम देव के प्रति दासी हो जाते। वो मानव के दासी नहीं है, किसके दासी है? देवदास। महिलाएं भी ऐसी पूजा पाठ करती है, बहुत सारी कथावाचक महिलाएं होती हैं, देखते होंगे बहुत सारे भगवान का हरि कीर्तन वगैरह करते हैं। हुंड बताइए, हुंड कहाँ से आए थे सर? ईरान, अफगानिस्तान का। इनकी राजधानी अफगानिस्तान के कहाँ थी? बामियान में थी। इसमें 2 टोपा, एक मिहिर कुल था, एक तारामन था। देखो 2 हुंड आक्रमणकारी बड़ी खराब थे सर, एक मिहिर कुल, एक तारामन। मिहिर कुल और तारामन ये 2 हुंडों के सबसे खतरनाक योद्धा थे सब। हुंड बाहरी आक्रमणकारी थे सब, और वो बाहर हमला कर देते थे। मिहिर कुल और तारामन ये 2 महत्वपूर्ण, मतलब बहुत खतरनाक हुंड आक्रमणकारी थे। इसमें मिहिर कुल को ना
बौद्ध धर्म का मूर्ति भंजक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के बहुते मंदिर वगैरह को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। इन्हें मलेक्ष कहा जाता था, लिखा होगा इसमें। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ में हुंडों के आक्रमण की जानकारी मिलते है। हुंडों के लिए मलेक्ष शब्द का प्रयोग है। समझ में आ गया कि नहीं? गुप्त काल में किसको दिक्कत? संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कुमार अमात्य। सती प्रथा थी किस अभिलेख से पता नहीं, एरर अभिलेख। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति, कुटनी शब्द का प्रयोग होता है वैश्यावृत्ति के लिए। गणित और ज्योतिष का बहुत ज्यादा विकास हुआ था इस समय। राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। समझ में आ गया? गुप्त काल में पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। उसके बाद घटोत्कच। क्या इस वंश के पहले शासक श्रीगुप्त को माने से वास्तविक रूप में वास्तविक संस्थापक? समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? नेपोलियन। भारत का आते हम अपने मेंटो शुरुआत से का हर एक वंश में कौन सा? हसीन, मसूक शाह। बताइए इसमें आकम भारत में एंट्री किधर से मारा? सब मौर्य वंश के बाद कौन कौन एंट्री मारा? इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। बाबू कुषाण के सामंत कौन थे? गुप्त वाले इनके सामंत थे। किसी को दिक्कत है गुप्त तक में? गुप्त तो पढ़ा दिया। भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? 2-4 लाइन लिख लेंगे। साहित्य का विकास हुआ, संस्कृत का विकास हुआ, स्थापत्य मूर्ति कला का विकास हुआ, न्याय का विकास हुआ, युद्ध में क्षेत्रफल का विस्तार हुआ। अब कौन चीज चाहते हैं? सब चीज का हुआ। गुप्त के सामंत थे एक तो जिनका नाम था पुष्यभूति। क्या नाम था? गुप्त के सामंत का नाम क्या था? पुष्यभूति। पुष्यभूति। बताओ भैया, पुष्यभूति से अब कौन सा वंश आ जाएगा? पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश। उसी को वर्धन वंश कहते हैं। पुष्यभूति वंश को ही क्या कहते हैं? वर्धन वंश। तो गुप्त के सामंत कौन थे? पुष्यभूति। आपको देखिए, आपको हिस्ट्री उठपटांग क्यों लगता है? आप गुप्त अलग से पढ़ते हैं, भाई पुष्य वर्धन वंश अलग से पढ़ते हैं। कोनो ससुरा अलग नहीं है, ऐसा थोड़े बीच में आया है। देखो एक सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस हसीन मसूक से आपको पढ़ा दिए थे। जितना डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, बीच बीच में कुछ कुछ धर्म वरम आया था, सबको निपटा दिए साइड में। ये देखिए एकदम सीक्वेंस में चल रहा है। तो ये हो गया कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। क्या नाम था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वर्धन नहीं था, पुष्यभूति। लेकिन ये पुष्यभूति मुख्य, इनका नाम क्या था? पुष्यभूति। इनका जो बेटा था प्रभाकर वर्धन। देखिए मटेरियल में है कि नहीं जी? है कि नहीं? देखो ध्यान से, ऐसा नहीं रहेगा तो बता दीजिएगा भाई, सुधार देंगे। पुष्यभूति को हम वर्धन वंश के भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वर्धन, ये कौन से वंश के थे भाई? वर्धन वंश के। एक्चुअली इस वंश का नाम था पुष्यभूति वंश, लेकिन पुष्यभूति महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाए, सामंत के रूप में ही रह गए। इनका अगला बेटा आया जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, इसने बहुत महत्वपूर्ण काम कर दिया। इस वजह से इस वंश का नाम क्या पड़ दिया? वर्धन वंश। हालांकि शुरुआती नाम क्या था? पुष्यभूति वंश। शुरुआती नाम बोले तो पुष्यभूति वंश। प्रभाकर वर्धन, उसके बाद आया अगला शासक। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम वर्धन वंश। वर्धन वंश क्या शुरुआत से वर्धन वंश था? दूसरा शासक जब आया प्रभाकर वर्धन, तो इसके समय ऐसा नाम हो गया। यहाँ पर ये इस वंश का सबसे योग्य शासक था। इसके 3 संतान थे। इसके राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। यहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, यहीं लिखते हैं। बेटी का नाम राजश्री, बेटी का नाम राज, लड़का राजवर्धन और छोटका लड़का हर्षवर्धन। अब वर्धन वंश में एक को का नाम जानते हो? कौन सा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम तो सबको पता होगा, बहुत ही योग्य शासक था, नो डाउट इसमें बहुत ही योग्य शासक। नहीं, हुंड आक्रमणकारी थे, कोई राज्य वाले नहीं थे, लूट पाट के चल जाते थे। हुंड आते थे सर, लूट उठ के चले जाते थे। वो पार्ट टाइम वाला राजा था सर, कब्जा नहीं करता था सर। अब यहां समझते हम लोग, इसमें सबसे फेमस कौन थे? हर्षवर्धन।
स्टार्ट किया जाए वर्धन वंश। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के पास थानेश्वर जगह वहां पर बनाया था। किन्होंने? प्रभाकर, वर्धन और पुष्यभूति ने। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये वंश जो है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो भाई, अब इस कैसे मारामारी, हाँ इसमें ज्यादा हुआ है मारामारी मारामारी ज्यादा हुआ है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? थानेश्वर। थाना लिख देते हैं, समझ जाइएगा। हरियाणा के किसे बनाया? थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला योग्य शासक था। बताइए तो, वर्धन वंश का पहला शासक कौन था? पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन। दूसरा शासक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें? कितनी संतानें? कौन कौन? राजश्री, राजवर्धन, हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजश्री को यहाँ नहीं लिखते हैं, ब्याह तो होबे करेगा, चल जाइए अपने घर, यहाँ लिखने का जरूरत है। राजश्री का ब्याह हो गया कहां पर? कन्नौज। कहां हुआ? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में जगह है कन्नौज, वहां के राजा ग्रहवर्मन से। किससे हो गया? ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन से इनके ऊपर एक ग्रह नक्षत्र लाने लगा, ग्रह मंडराने लगा। किसके ऊपर? ग्रहवर्धन के ऊपर। तो थानेश्वर की रहने वाली राजश्री, समझा गया? सर मुझे हिंदी समझ नहीं आता है। सर आप हमको ओहो दूसरा लिखा, हिस्ट्री समझाने में मदद किए, आपको नमन। अरे भाई हमारा यही काम है। हाँ, अरे घोड़ा दौड़ेगा नहीं तो घोड़ा किस काम का? टीचर पढ़ाएगा नहीं तो टीचर किस काम का? चलो ध्यान से समझिए, बड़ी उटपटांग है, इसलिए हम आपको पहले वार्निंग दे रहे हैं। किसी टॉपिक पे बोले हैं उटपटांग है नहीं ना, याद रखिए। राजश्री का विवाह हुआ ग्रहवर्मन से। इनके ऊपर क्या मंडराने लगा? ग्रह। क्या मंडराने लगा? ग्रह। ग्रह मंडराने लगा, क्योंकि इसके नीचे का शासक मालवा था। नीचे का जगह मालवा था। देखिए मालवा लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा? देखिए जी, इसका विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन में। ठीक है, मटेरियल में लिखा है, सुधारने की जरूरत नहीं। देखो बाबू मेरे और ध्यान से समझो, राजश्री यहाँ की रहने वाली थी, थानेश्वर की। इसका विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। लेकिन ये ग्रहवर्मन का पहले से झगड़ा चलता था मालवा के शासक देवगुप्त से। मालवा के शासक देवगुप्त से। मालवा का शासक जो था देवगुप्त, ये शादी के बाद मार दिया किसको? ग्रहवर्मन को। ये छोटा तनिषा पहले मार देता, ब्याह के बाद क्या मारा? ब्याह बाद मार देने से लड़की सबका, देखिए लड़की सबका दूसरी शादी में बहुत दिक्कत होता है। लड़का सबको कोई दिक्कत नहीं होती। लड़का सबको कामयाब रहना चाहिए, समझ? सलमान खान रिटायरमेंट के एज में ब्याह कर सकता है। तो यहाँ पर शादी किसकी? राजश्री का विवाह किससे हुआ था? ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन की हत्या किसने किया? किसने? तो श्री को, ये राजश्री क्या हो गई? विधवा हो गई। और ये सोचा कि राजश्री को भी मार दे, राजश्री को भी मार दे। तो राजश्री बड़ी होशियार थी, भाग गई जंगल में। जिस तरह कैसे देवसेना बाहुबली में शिवकामी देवी भाग जाती है, पकड़ लिया, सारा कांड करके भाग गई लेके ओकरा के। तो ये कहाँ भाग गई? जंगल में भाग गई। हल्ला हो गया कि राजश्री भी क्या हो गई? मर गई। और यहाँ पता चला थानेश्वर में कि भैया इसके जीजा को मार दिया ये छोटा देवगुप्त, और इसकी बहन की भी मार दिया गया, लेकिन लाश उस नहीं मिला है। तो इस पर इन लोग को डाउट था कि भाई पहले की रानी जो होती थी सब ना, वो सब भी तलवार फरसा भागना जानती थी सब, ऐसा नहीं आज की तरह की लड़की की तरह ब्यूटिशियन का कोर्स किया, ब्यूटिशियन डिसीजन नहीं करती थी सब वहां पे। आजकल की तरह नहीं होती है सब बहुत मतलब वो यहाँ पे वो भाग गई जंगल में। यहाँ पर अब आया कौन? राजवर्धन। कहा कि तुमने मेरे जीजा को मारा है। किसको मारा है? जीजा को मारा। कौन आया? राजवर्धन। राजवर्धन आके मार दिया किसको? देवगुप्त। किसको मार दिया? देवगुप्त। अब सोच रहा, देवगुप्त का एक दोस्त था जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था? शशांक। शशांक ने कहा अरे छोटा हमरे दोस्त को मारा है, हम तुमको मार देंगे। इस ससुरा के इसको मार दिया इसको मार दिया। अब आया हर्षवर्धन, कहा हमरे भाई को मारा है मार देंगे अरे यार बड़ी मारधार गाइस। देखो इसे इसीलिए हम बोले थे तैनिको गड़बड़ाएगा ना, एको को अगर इसमें सीक्वेंस गड़बड़ाया ना, एको को तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पारा पारी मारा है सब
भूति। इन्होंने पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना किया। इसके अगले शासक प्रभाकर वर्धन, जिस वजह से इस वंश का एक और नाम वर्धन वंश पड़ गया। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें? राजश्री, राजवर्धन, हर्षवर्धन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। ग्रहवर्मन के ऊपर कौन सी नजर न ग्रह मंडराने लगा। क्या हो गया? ग्रह मंडराने लगा। मालवा के शासक देवगुप्त से इसका पहले से क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? झगड़ा चल रहा था। देवगुप्त ने किसकी हत्या किया? ग्रहवर्मन। तो देवगुप्त की जान किसने ले लिया? राजवर्धन। तो राजवर्धन की जान किसने लिया? शशांक। शशांक की जान किसने लिया? हर्षवर्धन। किसने ले लिया? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जब मारा ना, तो हर्षवर्धन के बाद सन्नाटा छा गया। रीजन क्या है कि हर्षवर्धन का ये साम्राज्य था ही। मालवा कन्नौज में उनके जीजा मारा ये गए थे, तो ये भी साम्राज्य उसी के पास आ गया। देवगुप्त मारा गया, ये भी साम्राज्य इसी के पास आ गया। और इधर शशांक मराया तो ये भी साम्राज्य इसके पास आ गया। हर्षवर्धन के पास एक बड़ा सा साम्राज्य आ गया, बड़ा सा साम्राज्य। लेकिन ये अपनी बहन को इतना मानता था, इतना कि इसने कभी भी सिंहासन पर बैठा ही नहीं। अपनी बहन को ही अपने राज सिंहासन पर बैठाया और कहा कि तुम ही शासक रहे और हम तुम्हारे क्या रहेंगे? संरक्षक रहेंगे। आप भारत में भाई बहन का प्रेम बड़ी अच्छा लगता है। मतलब ये अद्वितीय है भारत का जो रहता है। तो हमारा बहने ना है, इसीलिए हम राखी बनवा लेते हैं लड़की सबसे, सब इसी सबसे झगड़ा करते रहते हैं। समझ गया? आप लोग को हम आप देखिए कुछ ज्यादा हम स्टूडेंट समझते तो पढ़ा के चल जाते। भाई बहन में ना बड़ी अच्छा लगता है जो झगड़ा करते रहता है सब ना। हमारे जो दोस्तों के है, कभी घर जाते हैं, अरे सोचो दिन भर में 4 बार लड़ेगा, सब मारो धार कर लेता है, सब मगर पतीली उतीली चला के मार देती है। फिर आपस में बहुत अच्छा लगता है जी। तो हर्षवर्धन ने कभी भी अपनी बहन के यानी कन्नौज के राजगद्दी पे ना बैठ के अपनी बहन राजश्री को ही क्या किया था? रखा। कहाँ भाग गई थी? जंगल में। और जंगल में ना आतिश दिवाकर एक बौद्ध भिक्षुक थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षु। नाम था उनका आतिश दिवाकर। उन्हीं को ये जाके मिली थी राजश्री और कही थी कि देखिए आप जाके मेरे भाई को बता दीजिए हर्षवर्धन, क्योंकि राजवर्धन भी मारा गया, हमारा पति भी मारा गया, ये जो मारा था वो चोट्टा मारा गया, यो मारा गया, लेकिन डर है ना, आप संदेश दे दीजिए। तो बौद्ध भिक्षुक ने बताया था राजवर्धन को कि आपकी बहन जंगल में है, हर्षवर्धन को, तो इसने यहाँ पर लाके शासन किया, बैठा दिया। ये शशांक बहुत ही खचड़ा शासक था। चलिए अब थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। थानेश्वर को राजधानी बनाया गया था वर्धन वंश। वर्धन वंश की राजकुमारी राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। इनके ऊपर ग्रह नाचने लगा। इनको मालवा के शासक देवगुप्त ने मार दिया। इसका बदला लेने के लिए राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। अब देवगुप्त को मारा तो इसे सुना ये रह गया राजवर्धन, तो बंगाल का शासक शशांक ने आकर इसे मार दिया। राजवर्धन को मार दिया। अरे यहीं पे मार दिए ना, वहां ले जाकर मतलब यहाँ पे मार दिए, हत्या कर दी। तो कह रहा नहीं सर वहां मारिए ले जाकर। अरे राजवर्धन को मार दिया। साथ ही साथ ये शशांक जो है बौद्ध धर्म का जो सबसे प्रमुख वृक्ष था बोधि वृक्ष, उसको कटवा दिया। तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शशांक, बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शशांक है। लेकिन एक पीढ़ी तो कट गई, तो जो शशांक कटवा दिया तो कट गया, काम से खत्म। उसके बाद जो अभी जो पीढ़ी चल रही है, अब जो ये चौथी पीढ़ी में चल रहा है, अभी किसमें चल रहा है? चौथी। और जो वर्तमान पेड़ है ना वो लगभग 195 साल पुराना है। जो अभी बौद्ध वृक्ष देख रहे हैं गया में है, पीपल का पेड़ है और कुछ है नहीं, मतलब लेकिन धार्मिक मान्यता उसका बहुत ज्यादा है। तो अभी वो चौथी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में। और जो चौथी पीढ़ी का पेड़ है वो भी कितना साल पुराना है? 195 साल, 95-96 हो गया होगा। हर साल तो एक और साल बढ़ता है, तो आप लोग लगभग में समझिएगा 195 साल पुराना। उसके लिए अलग से पर्यावरण वैज्ञानिक बुलाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, और उस पेड़ की हिफाजत के लिए भारत सरकार ने एक वैज्ञानिक को डिप्यूट करके रखा। ये है हमारी संस्कृति। जबकि भारत में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हम आज भी सजो के रखे हुए हैं। देखते कि नहीं रखे? और उधर बामियान की मूर्ति तोड़ दिया। हम लोग क्या रहता, आप बताओ, बोध गया में जो शांति स्तूप है, आपको हम गारंटी देते हैं, आप उस शांति स्तूप पे जाइएगा, उसमें से 80% ऐसे लोग होंगे जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते। राजगीर में जाएंगे ना, वहां 80% हिंदू धर्म, बाकी धर्म के लोग जो घूमने जाते हैं, 80% नहीं, फिर भी उसको सजा के रखे हैं लोग वहां।
ऐसे चतुरता दी है यहाँ पर। तो ये आपको हर्षवर्धन समझ में, वर्धन वंश। अब तक तो आपने केवल संघर्ष देखा है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन ने क्या क्या किया, कैसे कैसे शासन किया, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो उसको मार मार के आगे बढ़ रहा है। वर्धन वंश के पहले शासक का नाम पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। इस वजह से इस वंश को क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश। इसके बाद कौन आया? प्रभाकर वंश। किसी को दिक्कत? उसके बाद इसके कितने संतान? 3। कौन कौन? राजश्री, राजवर्धन और हर्षवर्धन। किसी कोई दिक्कत नहीं? राजश्री का विवाह किससे हुआ? प्रभाकर की कितने संतान? प्रभाकर वर्धन, पूरा नाम प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान? 3। कौन कौन? राजश्री, राज्यवर्धन, एक तो राजवर्धन सिंह राठौर मंत्री जी भी हैं, हर्षवर्धन। राजश्री का विवाह किससे हुआ? ग्रह कर्म। इनको घेर देते हैं क्योंकि बिया हो गया। छठा लिख दिया मटेरियल में, चौथा हो जाएगा, सुधार देंगे उसको। चलो ध्यान से देखो, इनकी हत्या किसने किया था? देवगुप्त। किसने किया? देवगुप्त ने किसे मारा? ग्रहवर्मन को मारा। तो ग्रहवर्मन को किसने मार दिया? हाँ? राजवर्धन को किसने मार दिया? शशांक कहाँ का था? इसने किसको जाके मार दिया? राजवर्धन को। अब आया कौन? हर्षवर्धन। इसने किसे मार दिया? शशांक। बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? हाँ? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हसीन मसूक शतक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मौर्य वंश के बाद एंट्री मारे थे कौन? आईएस। कुषाण के गुप्त के सामन पुष्यभूति। बहुत सिंपल है हिस्ट्री। अभी और देखिएगा ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये हर्षवर्धन कहाँ शासक करने लगा? थानेश्वर में करने लगा या कन्नौज में? कन्नौज। अब बताओ भाई, हर्षवर्धन के खानदान में कोई बचा है? एक अकेले हर्षवर्धन ही योग्य बचा है। तो हर्षवर्धन जब मरा ना, तो कन्नौज में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर्षवर्धन के पास इतना बड़ा साम्राज्य था और उसकी मृत्यु के बाद कोई योग्य शासक नहीं था। अब ये जब सन्नाटा छाया ना, तो इसके साम्राज्य को कब्जा करने के लिए नीचे से कूद गया राष्ट्रकूट वंश, इधर से कूद गया प्रतिहार वंश, इधर से संसंगे के खानदान के पाल वंश वाले, तीनों कूद गए सब कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष? त्रिपक्षीय संघर्ष। हिस्ट्री को एकदम सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अब आपको झलकता है हिस्ट्री में, ये झलकना चाहिए कि इसके बाद हमें पढ़ना क्या है। अगर ये चीज आपको पता है ना कि नहीं इसके बाद हमें आएगा कौन सा ठीक, तो वो आपको इजीली समझ में आने लगे। ऐसे त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज समझे में नहीं आएगा। किसी को कोई दिक्कत है इतना में? आज इतना ही करते हैं, कल आपको हर्षवर्धन के बारे में डिटेल से जानकारी